अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 के MCQs पे बात करेंगे। इस लेक्चर में टॉपिक नंबर 174 से लेके टॉपिक नंबर 209 तक के MCQs को कवर किया गया है, यानी लेसन नंबर 23 से लेके लेसन नंबर 27 तक इस लेक्चर में कवर किए गए हैं तमाम इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है, फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इन MCQs को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से इन लेक्चर से, इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है जी, तो चले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ परसेप्चुअल सिस्टम? ठीक है, तो देखिए परसेप्चुअल सिस्टम जो है ना, ये हमारे सेंसेस से मालूमात लेकर एनवायरनमेंट का अंदाजा लगाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कि फिजिकल एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमारे सोचने समझने का जो सिस्टम है वो परसेप्चुअल सिस्टम कहलाता है और ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसेप्चुअल लर्निंग? तो है कि अलग अलग जो म्यूजिकल पिचेस होती हैं उनको पहचानना परसेप्चुअल लर्निंग की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर है कि व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन अर्ली विजुअल प्रोसेसिंग एंड परसेप्चुअल लर्निंग? तो उसका आंसर है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो आंखों से आने वाली मालूमात सबसे पहले प्रोसेस करता है। अच्छा, फिर है कि एट व्हाट एज डू इन्फेंट बिगिन टू फोकस ऑन इंटरनल फेशियल फीचर्स लाइक द नोज एंड माउथ? ठीक है, किस एज में जो है आपके बच्चे, जो शीखवार बच्चे होते हैं, फोकस करना शुरू कर देते हैं फेशियल फीचर्स पे, जैसे कि नाक और मुंह? तो ये 2 माह की उम्र में ये बच्चे जो है इन फीचर्स पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर है कि व्हेन डू इन्फेंट्स टिपिकली डेवलप बाइनोकुलर डेप्थ परसेप्शन? ठीक है, बाइनोकुलर डेप्थ परसेप्शन किस एज में हो जाता है उनका? तो अराउंड 3 to 5 months। ठीक है, 3 से 5 माह की उम्र में हो जाता है। कि व्हाट अट्रैक्ट्स इन्फेंट्स टू ह्यूमन फेसेस? क्या अट्रैक्ट करता है ह्यूमन फेसेस की तरफ बच्चे को? तो मूवमेंट एंड कॉन्ट्रास्ट इन आईज, लिप्स एंड टीथ। ठीक है, जो मूवमेंट होती है और जो कॉन्ट्रास्ट है, कलर कॉम्बिनेशन है आंखों का, होठों का, दांतों का, ये बच्चों को अट्रैक्ट करता है। Which of the following best describes tuning function in perceptual learning? तो इसका जवाब है सेंसिटिविटी ऑफ न्यूरॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस डायमेंशन। तो देखिए, ट्यूनिंग फंक्शन का मतलब है न्यूरॉन का किसी खास सिग्नल के लिए ज्यादा सेंसिटिव होना। ठीक है, तो दिमाग के कुछ न्यूरॉन सिर्फ खास चीजों को पहचानते हैं, इसलिए इसका आंसर है सेंसिटिविटी ऑफ न्यूरॉन टू स्पेसिफिक स्टिमुलस डायमेंशन। फिर है कि व्हाट हैपेंस टू न्यूरल ट्यूनिंग फंक्शन विद प्रैक्टिस? ठीक है, क्या होता है प्रैक्टिस से न्यूरल ट्यूनिंग फंक्शन में? दे बिकम शार्पर एंड मोर स्पेसिफिक। ठीक है, यानी दिमाग का रिएक्शन जो है और बेहतर और फोकस्ड हो जाता है। सही। व्हाट इज द डिकोरिलेशन इन न्यूरल कोडिंग? रिड्यूसिंग ओवरलैप बिटवीन नेबरिंग न्यूरॉन रिस्पॉन्सेस। ठीक है, यानी हर न्यूरॉन अपना अलग अलग सिग्नल अच्छी तरह दे पाता है। सही जी, नेक्स्ट है व्हाट इज वन वे लर्न इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन परसेप्चुअल सिस्टम? ठीक है, तो इसका जवाब है बाय चेंजिंग द टाइमिंग ऑफ न्यूरल रिस्पॉन्स, यानी दिमाग एक चीज को पहचानने का वक्त बदल देता है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट हैज रिसर्च शोन अबाउट न्यूरॉन सिंक्रोनी इन लर्निंग? इसका आंसर है इट इंक्रीजेस विद प्रैक्टिस इन टैक्टाइल एंड ऑडिटरी टास्क, यानी दिमाग के हिस्से मिलकर काम करने लगते हैं जब हम किसी चीज को सुनना या महसूस करना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के कैन टेम्पोरल कोडिंग occur with नॉन टाइम वेरिंग स्टिमुलाई लाइक स्मेल? यानी कि क्या टेम्पोरल कोडिंग स्मेल जैसे स्टिमुलाई में भी हो सकती है? तो इसका जवाब है कि यस, बिल्कुल ये हो सकती है। ठीक है, फिर है कि व्हाट
फिर कि व्हाट इज सेंसरी लर्निंग, सेंसरी लर्निंग क्या होती है? तो इसका जवाब है कि ऐसी लर्निंग जो हमारे 5 सेंसेस के जरिए हो, वो सेंसरी लर्निंग कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 बेसिक सेंसेस यूज्ड इन सेंसरी लर्निंग? तो थिंकिंग जो है वो हमारी सेंसरी लर्निंग में नहीं आती है, ठीक है। साइट हम सेंसरी लर्निंग में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन थिंकिंग हमारी सेंसरी लर्निंग में नहीं आता है। फिर देखिए व्हाट डज सेंसरी प्रोसेसिंग रेफर टू, सेंसरी प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि दिमाग का, ये रहा, कि दिमाग का सेंसेस से मालूमात लेना, उसे समझना और रिएक्ट करना, ठीक है, ये सेंसरी प्रोसेसिंग होता है। फिर है कि व्हाट इज अ साइन ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टी, क्या साइन है सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टी का? तो पुअर फोकस एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है, तवज्जो में कमी होती है और गलत रवैया होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंसरी प्ले, सेंसरी प्ले का क्या मकसद होता है? तो इसका जवाब है कि बच्चों के दिमागी नशोनुमा को सेंसेस के जरिए बढ़ावा देना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच सेंसरी सिस्टम हेल्प्स इंटरप्रेट लाइट, कलर एंड मोशन, ठीक है, कौन सा जो सेंस है वो रोशनी, रंग और हरकत समझने में मदद करता है? तो इसका जवाब है विजुअल सेंस, जो हमारे देखने का सेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसमें कि विच सेंसरी सिस्टम हेल्प्स अंडरस्टैंड टेस्ट, ठीक है, गस्टेटरी सेंस जो होता है ये हमें मदद देता है टेस्ट को अंडरस्टैंड करने में। विच सेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्मेल, ऑल्फैक्टरी सेंस, ठीक है जी। फिर है ऑल्फैक्टरी मींस सूंघने वाला जो सेंस है, ठीक है, स्मेल डिटेक्ट करने के लिए ऑल्फैक्टरी सेंस होता है। फिर है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, ये है डिटेक्ट बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर है कि विच सेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड मूवमेंट? वेस्टिबुलर सेंस, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट डज द विल्बार्गर प्रोटोकॉल एम टू इम्प्रूव, ठीक है, कि विल्बार्गर प्रोटोकॉल का बेसिकली क्या मकसद होता है? तो सेंसरी रेगुलेशन एंड टेक्टाइल डिफेंसिवनेस, यानी कि सेंसरी कंट्रोल और जो छूने से चिढ़ पैदा होती है उसमें ये मदद देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द गोल ऑफ मोर प्रोग्राम, मोर प्रोग्राम का क्या मकसद होता है? तो ये जो है सपोर्ट सेंसरी रेगुलेशन थ्रू मोटर, ओरल, रेस्पिरेटरी एंड आई कांटेक्ट एक्टिविटीज, ठीक है, ये जो है मोटर, ओरल, सांस और आंखों के जो कांटेक्ट से सेंसरी कंट्रोल जो है वो बढ़ाता है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है कि हाउ कैन केयर गिवर हेल्प्स इम्प्रूव सेंसरी प्रोसेसिंग इन चिल्ड्रन, केयर गिवर जो है वो सेंसरी प्रोसेसिंग कैसे बेहतर बना सकते हैं? अ, तो इसका जवाब है कि बाय आइडेंटिफाइंग सेंसरी ट्रिगर्स एंड एडजस्टिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो बच्चे के ट्रिगर्स पहचान कर और एनवायरनमेंट को एडजस्ट करके। Which program teach children to identify and regulate their alertness? कौन सा प्रोग्राम जो है अलर्टनेस लेवल को समझाना और कंट्रोल करना सिखाता है? तो ये अलर्ट प्रोग्राम होता है। व्हाट इज मोटर लर्निंग? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन मूवमेंट ड्यू टू प्रैक्टिस, ऐसी लर्निंग जो प्रैक्टिस से मूवमेंट में मुस्तकिल बेहतरी लेके आती है, ये मोटर लर्निंग कहलाती है। विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस द लर्नर्स एटीट्यूड टुवर्ड द स्किल, के कौन से प्रिंसिपल जो है वो लर्नर के जज्बे पर जरूर जोर देती है, लर्नर के जज्बे पर जोर देती है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, के उनका शौक और दिलचस्पी का जो प्रिंसिपल है। फिर है कि व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस सजेस्ट, के प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस क्या कहता है? तो ये छोटी और मुख्तसर से बेहतर लर्निंग इसमें होती है। शॉर्ट इंटेंस प्रैक्टिस सेशन रिजल्ट इन बेटर लर्निंग। फिर है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्किल स्पेसिफिटी, वन मोटर स्किल डजंट गारंटी स्किल इन अनदर,
ठीक है। स्किल स्पेसिफिटी से क्या मतलब है कि एक स्किल सीखने का मतलब ये नहीं कि दूसरी स्किल भी आ जाए, ठीक है, ये स्किल स्पेसिफिटी है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ होल पार्ट लर्निंग डिपेंड ऑन। होल पार्ट लर्निंग किस पर मबनी होती है? तो ये है कि स्किल कॉम्प्लेक्सिटी एंड लर्नर्स एबिलिटी, कि स्किल की जो मुश्किलात और लर्नर की जो एबिलिटी है, ठीक है, इसके ऊपर होल पार्ट लर्निंग डिपेंड कर रही होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर इज मोर इफेक्टिव व्हेन टू टास्क आर आइडेंटिकल। ठीक है, ट्रांसफर टैप बेहतर होता है, ट्रांसफर कब बेहतर होता है? जब दोनों टास्क मिलते जुलते हों। ठीक है। फिर है कि व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक इन्वॉल्व। फीडबैक के प्रिंसिपल का क्या मकसद है? तो रिसीविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। ठीक है। इन वेरिएबल प्रैक्टिस में क्या होता है कि लर्निंग इम्प्रूव्स थ्रू वेरिड कंडीशंस। सही है, मुख्तलिफ कंडीशन में प्रैक्टिस से लर्निंग ज्यादा बेहतर होती है। What are motor skills? Movement learned through growth and practice। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, वो हरकतें जो ग्रोथ और प्रैक्टिस से सीखी जाती हैं। What is procedural learning? Performing a skill automatically after enough practice। प्रोसीजरल लर्निंग क्या होती है कि बार बार प्रैक्टिस से एक काम अपने आप जो है वो होने लग जाए, खुद ब खुद होने लग जाए, इतनी ज्यादा यूज टू उसके हो जाए, वो हो जाता है प्रोसीजरल लर्निंग। फिर है कि इन द कॉग्निटिव स्टेज ऑफ मोटर लर्निंग की कॉग्निटिव स्टेज में क्या होता है कि द लर्नर फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्किल। ठीक है, स्किल को समझने और सीखने पर जो है वो फोकस करता है सीखने वाला जो लर्नर है। ठीक है क्या। नेक्स्ट है कि विच इनपुट इज मोस्ट रिलाइड अपॉन ड्यूरिंग द कॉग्निटिव स्टेज। कौन सा इनपुट जो है वो ज्यादा भरोसेमंद होता है कॉग्निटिव स्टेज में? तो वो है विजुअल इनपुट। ठीक है, देखने वाली जो मालूमात होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंस इन द एसोसिएटिव स्टेज। एसोसिएटिव स्टेज में क्या होता है कि मूवमेंट्स बिकम मोर रिफाइंड एंड कंट्रोल। ठीक है, हरकत जो है वो बेहतर और कंट्रोल हो जाती है। प्रोसेप्टिव cues help the learner feel better, feel and adjust body movement and position। ठीक है, प्रोप्रोसेप्टिव क्यूज किस में मदद देती है? तो ये जिस्म की मूवमेंट और पोजीशन को महसूस करके एडजस्ट करने में मदद देती है। In the autonomous stage, the skill become mostly automatic and require little conscious thought। ऑटोनमस स्टेज में स्किल कैसी हो जाती है? तो इस स्टेज में जहनी कोशिश के बगैर लगभग जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है स्किल। ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे के विच एनवायरमेंट कैन अ लर्नर परफॉर्म इन ड्यूरिंग द ऑटोनमस स्टेज? इन बोथ प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट। यानी कि ऑटोनमस स्टेज में लर्नर किस एनवायरनमेंट में काम कर सकता है? तो ये हर तरह के एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, चाहे वो प्रिडिक्टेबल हो या अनप्रिडिक्टेबल हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट पैटर्न्स। फंडामेंटल मूवमेंट पैटर्न का जो मेन फोकस है वो क्या होता है? तो ये है कोऑर्डिनेटिंग बेसिक बॉडी मूवमेंट्स लाइक स्क्वेटिंग, लंजिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, बेसिक मूवमेंट्स जो हैं जैसे स्क्वेट है, लंज, ट्विस्ट है, इनको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच मूवमेंट पैटर्न इन्वॉल्व्स बेंडिंग द नीज व्हाइल कीपिंग द चेस्ट अप एंड बैक स्ट्रेट। कौन सा मूवमेंट पैटर्न है जिसमें घुटनों को मोड़ते हैं लेकिन सीना सीधा होता है? ठीक है, तो ये स्क्वेट का पैटर्न होता है। नेक्स्ट है कि विच डेली एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेट मूवमेंट। स्क्वेट का जो रोजमर्रा का कोई एक एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है? तो वो है सिटिंग डाउन ऑन अ चेयर एंड स्टैंडिंग अप। चेयर पे बैठना और उसपे से उठना, ये एक स्क्वेट का डेली एक्टिविटी में हमारे मूवमेंट आती है। What is a common reason people struggle with squats? ठीक है, लोग जो है वो स्क्वाट करते हुए मुश्किल का सामना क्यों करते हैं?
तो है टाइट ऑफ हिप फ्लेक्सर्स और टाइट काफ्स, यानी कि अगर हिप फ्लेक्सर्स या जो काफ के पिंडलियों के मसल्स हैं वो टाइट होते हैं तो लोगों को दुश्वारी होती है स्क्वाट करने में। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि विच मूवमेंट पैटर्न इन्वॉल्व्स स्टेपिंग फॉरवर्ड विद वन लेग व्हाइल द अदर स्टे इन प्लेस। कौन सा मूवमेंट पैटर्न है कि जिसमें एक पांव आगे रखते और दूसरा जो है जगह पे रखना ही होता है। तो लंजेस जब करते हैं तो इसमें ये मूवमेंट पैटर्न आता है। Which tool can be used to increase resistance in lunges, dumbbells or medicine ball? ठीक है, लंज में रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए जो है क्या यूज होता है, तो डम्बल्स यूज होते हैं और मेडिसिन बॉल्स यूज की जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द पुश मूवमेंट इन्वॉल्व्स। पुश मूवमेंट क्या होती है जी, तो पुशिंग वेट अवे फ्रॉम द बॉडी, वजन को जिस्म से दूर धकेलना, ये जो मूवमेंट है ये पुश मूवमेंट कहलाती है। Which of the following is an example of horizontal push movement? Horizontal push movement की क्या एग्जाम्पल है इनमें से, तो ये डम्बल चेस्ट प्रेस। ठीक है, डम्बल चेस्ट प्रेस जो है ये हॉरिजॉन्टल पुश मूवमेंट है। नेक्स्ट है कि which movement pattern involves pulling a weight toward the body? इसमें है कि पुल, ठीक है, वजन को जिस्म की तरफ जो खींचना होता है ये पुल मूवमेंट होती है। ठीक हो गया। फिर है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्टिकल पुल मूवमेंट। वर्टिकल पुल मूवमेंट की क्या एग्जाम्पल हो सकती है, तो जो पुल अप्स होते हैं वो वर्टिकल पुल मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द बेंड मूवमेंट मेनली इन्वॉल्व। बेंड मूवमेंट में मेनली क्या इन्वॉल्व होता है, तो बेंडिंग द टॉर्सो बाय हिंजिंग एट द हिप्स। ठीक है, तो कमर को झुकाना जो होता है ना हिप्स से, ये बेंडिंग मूवमेंट इस पे जो है मेनली इन्वॉल्व होती है। ठीक है। What is a major risk if bending is done incorrectly? अगर incorrectly bend करो तो क्या इसका रिस्क है, तो डिस्क herniation due to pressure on the spine। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव से डिस्क जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, डिस्क herniation हो जाता है। ठीक है क्या। नेक्स्ट है कि which plane of movement does twisting occur in? Transverse plane। ठीक है, ट्विस्ट किस प्लान में होता है, तो ट्रांसवर्स प्लान में ट्विस्ट होता है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट की क्या एग्जाम्पल है, तो ट्विस्टिंग टू थ्रो अ बॉल। ठीक है, ये जो है बॉल को फेंकने के लिए जिस्म को जो ट्विस्ट करते हैं हम, ये रोटेशनल मूवमेंट की एग्जाम्पल है। फिर है कि व्हाट इज गेट प्राइमरी एसोसिएटेड विद, तो जंपिंग वॉकिंग, जॉगिंग और स्प्रिंटिंग। ठीक है, गेट किससे मुतालिक है, तो गेट जो है वो चलने, जॉग करने या दौड़ने से मुतालिक होता है। ठीक है, दौड़ने से मुतालिक होता है, जंप इसमें ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट है कि व्हाई इज गेट कंसिडर्ड अ कॉम्बिनेशन पैटर्न। गेट जो है वो कॉम्बिनेशन पैटर्न क्यों कहा जाता है गेट को, बिकॉज इट इंक्लूड्स मूवमेंट लाइक पुलिंग, लंजिंग एंड ट्विस्टिंग। क्योंकि इसमें जो है ना लंज, पुल, ट्विस्ट जैसे मूवमेंट शामिल होती हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन पैटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट है कि which of the following is a gross motor milestone typically seen in infants aged 0 to 6 months। ठीक है, कि पैदाइश से 6 माह के जो बच्चे हैं उनका ग्रॉस मोटर माइलस्टोन क्या है, तो उनका ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है कि रोलिंग ओवर फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट। ठीक है, पीठ से पेट और पेट से पीठ पर पलटना, रोलिंग ओवर। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ पॉसिबल इम्प्लीकेशन इफ अ चाइल्ड फेल्स टू अचीव क्रॉलिंग बाय 12 मंथ्स। अगर बच्चा 12 माह तक क्रॉल ना करे तो क्या हो सकता है, तो डिलेड सेंसरी डेवलपमेंट ड्यू टू डिक्रीज्ड एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन, यानी सेंसरी डेवलपमेंट में लेट होने का खतरा जो है वो पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है कि विच फाइन मोटर स्किल इज एक्सपेक्टेड बिटवीन 6 to 12 months ऑफ एज। 6 से 12 साल की उम्र में जो है वो 6 से 12 माह
की जो उम्र है इसके दरमियान कौन सी फाइन मोटर स्किल होती है, तो पिंसर ग्रेप्स, यूजिंग थंब एंड वन फिंगर, यानी कि अंगूठा और एक उंगली से चीज पकड़ना, सही है, ये स्किल एक्सपेक्टेड होती है 6 से 12 माह की एज में बच्चे में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसमें कि एट व्हाट एज शुड अ चाइल्ड टिपिकली बी एबल टू बिल्ड अ टावर ऑफ 3 स्मॉल ब्लॉक्स। 3 स्मॉल ब्लॉक्स जो है वो किस एज में बच्चा बना सकता है, तो 1 से 2 साल की उम्र में इजीली बच्चा ये टास्क परफॉर्म कर लेता है। व्हाट इज अ की फाइन मोटर माइलस्टोन बिटवीन 2 to 3 years। ठीक है, 2 से 3 साल की उम्र में जो है वो एक फाइन मोटर माइलस्टोन क्या है बच्चे के लिए, तो वो है स्ट्रिंग्स 4 लार्ज बीट्स, सही, यानी कि 4 जो है बड़े बीट्स, जो 4 बड़े मोती कह लें आप, जो मोती होते हैं बीट्स, वो किसी धागे में वो पिरो सकता है। ठीक है, 2 से 3 साल का बच्चा, सही हो गया। अच्छा, अब इसमें आप ख्याल कीजिएगा कि कहाँ 2 से 3 साल पे बात हो रही है और कहाँ पे जो है वो मंथ्स में बात हो रही है, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहें तो आप मेरे लेक्चर भी जरूर ले सकते हैं इन तमाम टॉपिक्स पे, बहुत डिटेल मैंने हर बात को बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो चलें आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वन इम्प्लीकेशन इफ अ 3 to 4 year old child has difficulty using scissors, कि अगर 3 से 4 साल का बच्चा सीजर का यूज ना कर सके तो क्या नतीजा हो सकता है? इसका नतीजा होता है डिलेड प्री राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, प्री राइटिंग स्किल डेवलपमेंट जो है वो लेट हो जाती है फिर उस बच्चे की। नेक्स्ट ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइन मोटर माइलस्टोन फॉर अ 4 to 5 year old child। ठीक है, 4 से 5 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं कि जो है ये अपना नाम और स्क्वायर्स वगैरह बना सकते हैं, राइट्स नेम एंड कॉपीज स्क्वायर। ठीक है, बाय व्हाट एज शुड अ चाइल्ड यूज अ 3 finger grasp एंड कलर विद इन लाइन। कितने साल के बच्चे जो हैं अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए लाइन के अंदर रह के कलर कर लेते हैं, तो ये है 5 से 6 साल की जो एज है बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, व्हाट इज एन एडवांस्ड फाइन मोटर स्किल सीन इन 6 to 7 years ओल्ड। 6 से 7 साल के बच्चों में एक एडवांस फाइन मोटर स्किल क्या होती है? वो होती है टाइंग शू लेस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो अपने जूते की लेसेस हैं वो खुद से इजीली बांध लेते हैं। Which of the following is a possible implication of poor handwriting in children age 7 to 8 year? 7 से 8 साल के बच्चों में poor handwriting का क्या असर हो सकता है? ठीक है, तो poor academic achievement due to difficulty getting ideas on paper, यानी कि पेपर पे आइडियाज लिखने में मुश्किलात की वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है बच्चे की उसमें कमी देखी जा सकती है फिर। ठीक है जी, तो ये हमने तमाम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे टॉपिक नंबर 174 से लेके टॉपिक नंबर 209 तक वो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको एमसीक्यू समझ आए होंगे। मुझे आप अपने फीडबैक्स और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी इनको जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियो से फायदा हासिल करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।